Hello everyone, welcome to our channel, and today we are continuing the series of Insight IS Daily Current Affair of 30 of September 2020. The topics that we are going to discuss, it is six topic. There are six topics from the mains point of view, and there are five topics from the prelim specific. So starting with the first news, and if you are new in our channel, then please do like, comment, and subscribe. And starting with the first news of a GS paper 1, topic covered is a freedom struggle, its various stages and important contribution or contributors from the different part of a country. So the news is regarding the भगत सिंह. जैसे कि हम जानते हैं कि 28 सितंबर 2020 को भगत सिंह की 113 बर्थ एनिवर्सरी थी. उनका जब जन्म हुआ था वो हुआ था इन ईयर 1907. ठीक है, सितंबर 1907 में. हम जैसे जानते हैं कि भगत सिंह, ठीक है, जो थे एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका रोल रहा है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे. तो उनके बारे में जानना हमको बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. और उनकी 113 बर्थ एनिवर्सरी थी, इसलिए वो कौन थे या उन्होंने क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, हम उसको देखते हैं. ठीक है, तो इनिशियली देखा जाए तो जो महात्मा गांधी थे, ठीक है, उनका उनका एक जो मूवमेंट था दैट इज़ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो वो भगत सिंह जो थे उनको ये इस इनिशियली इस मूवमेंट को सपोर्ट करते थे. बट जैसे हम जानते हैं कि जब चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पे क्या हुआ था, गांधी जी ने विड्रॉ किया था इस मूवमेंट से. ठीक है, उन्होंने विड्रॉ किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से. उसके बाद जो था, जो भगत सिंह थे, ठीक है, जो भगत सिंह ही टर्न टू द रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म. ठीक है, वो टर्न हो गए टूवर्ड्स द रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म की तरफ. ठीक है, अभी जो भगत सिंह थे उन्होंने काफ़ी सारे एसोसिएशन के पार्ट थी. ठीक है, अभी वो कौन से थे, ठीक है, तो सबसे पहला है कि इन 1924, ठीक है, 1924 में कानपुर में जो भगत सिंह थे, ही बिकेम द मेंबर ऑफ अ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन. ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के वो मेंबर बने, जो स्टार्ट की थी सचिंद्र नाथ सिन्हल के, मतलब उन्होंने स्टार्ट की थी ये जो एसोसिएशन थे, उसके वो मेंबर बने. ठीक है, उसके साथ साथ इन 1925 में क्या हुआ, भगत सिंह जो थे, ठीक है, वो कानपुर से रिटर्न हो गए लाहौर को. ठीक है, एंड विद इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, उसी साल के मतलब उसके नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, ही एंड हीज कलीग्स started a military youth organization called as नवजवन नवजवान भारत सभा. ठीक है, उन्होंने क्या किया, जब वो लाहौर आए उसके बाद ही उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की. ठीक है, जहाँ पे यूथ और ये एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसका नाम था जवान भारत सभा. ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके साथ साथ ही वॉज ऑल्सो एसोसिएट विद द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन. ठीक है, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है उसके भी वो मतलब वो भी एसोसिएटेड थे. उनके साथ साथ कौन था, उनके साथ साथ सुखदेव चंद्रशेखर आज़ाद भी उसमें जो एसोसिएशन के मेंबर्स थे या उससे एसोसिएटेड थे. ठीक है, भगत सिंह एंड सुखदेव वॉज ऑल्सो ऑर्गेनाइज द लाहौर स्टूडेंट यूनियन फॉर ओपन लीगल वर्क अमॉन्ग द स्टूडेंट. ठीक है, तो उनके साथ साथ क्या हुआ, मतलब इन सारे तीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिले जैसे थे भगत सिंह, उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है कि उन्होंने लाहौर में क्या हुआ, स्टूडेंट यूनियन का भी एक ऑर्गेनाइजेशन या रीओपनिंग की थी. ठीक है, स्टूडेंट यूनियन का. ठीक है, लाहौर में. उसके बाद हम जानते कि भगत सिंह का मतलब एग्जीक्यूशन क्यों हुआ था. ठीक है, इसके मेन जो रीजंस थे, तो वो था, पहला रीज़न था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस और 1929 में सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग केस. ठीक है, ये दो मेन रीज़न थे कि जो भगत सिंह है उनके साथ साथ सुखदेव को भी, मतलब सुखदेव जो थे उसके साथ चंद्रशेखर आज़ाद को भी जो फांसी दी मतलब देनी आई. ठीक है, दी उनको, तो उनके पीछे क्या रीजंस थे. ठीक है, तो मेन जो रीज़न थे लाहौर कॉन्फ्रेंसी केस था और सेंट्रल असेंबली में बॉम्बिंग केस था. अभी मैं बताती हूँ कि लाहौर कॉन्फ्रेंसी केस क्या था और सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग, ये दोनों केस जो है वो को रिलेटेड है. तो क्या हुआ था, सबसे पहले देखते हैं कि इनिशियली हम जैसे जानते हैं कि साइमन कमीशन जो आया था. ठीक है, साइमन कमीशन आया था उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे क्या हुआ था, पीपल्स जो बहुत सारे उसके विरुद्ध में थे. ठीक है, पीपल्स को साइमन कमीशन क्यों आया था, मतलब साइमन कमीशन का जो मेन मोटिव था वो उनको पसंद नहीं आया था और पीपल्स उसके बहुत अगेंस्ट थे. ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक उस टाइम पे जो एक ब्रिटिश के साइड पे एक जो ऑफिसर था, सौवेंदर. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, लाठी चार्ज किया. ठीक है, लाठी चार्ज करने के बाद क्या हुआ, मतलब एक रिवॉल्ट चल रहा था. ठीक है, एक मूवमेंट चल रही थी उस टाइम पे, उन्हें लाठी चार्ज करने के क्या हुआ,
जो काफ़ी सारे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे जैसे लाला लाजपत राय, उनकी डेथ हो गई। तो जिसके वजह से क्या हुआ, जो भगत सिंह थे उसके जैसे बाकी जो सपोर्टर्स थे उनके, तो उनको बहुत वो एग्रेसिव हो गए। उन्होंने क्या किया, अप्रैल में 1929 में क्या किया, अप्रैल 8 ऑफ अप्रैल 1929, जो मतलब सेंट्रल की जो असेंबली थी था, जिसे हम बोलते कि विधानसभा थी, उसमें उन्होंने बॉम्ब डाल दिया। ठीक है, उनके एक भगत सिंह के साथ उनके एक सबॉर्डिनेट भी थे, उन्होंने वहाँ पे बॉम्बिंग कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ऑब्वियसली उनको फिर बाद में जेल जाना पड़ा। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये जो केस चल रहा था वो लाहौर, ठीक है, और ये जो हुआ था लाला लाजपत राय, ठीक है, लाजपत राय का जो देहांत हुआ था, ठीक है, वो जो सारा जो केस चल रहा था वो लाहौर में चल रहा था। ठीक है, तो लाहौर कॉन्फ्रेंस से उसको बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो बॉम्बिंग हुई थी, उन्होंने एग्रेसिवनेस दिखाई, बॉम्बिंग मतलब बॉम्ब डाल के। जो विधानसभा था, ये सेंट्रल असेंबली थी दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इस केस को फिर लाहौर सेशन में ले गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, जो भगत सिंह थे उनको मतलब उनको जो कोर्ट था उनको डिक्लेयर कर दिया कि इनको फांसी दी जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से इनिशियली जो लाहौर कॉन्फ्रेंसी केस हुआ था उसके बेसिस पे ही उनको डेथ का जो सेंटेंस है वो दिया गया, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अ बॉम्बिंग ऑन अ सेंट्रल असेंबली। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए। ठीक है, इस तरीके से हमने डिस्कस कर लिया कि लाहौर कॉन्फ्रेंसी केस क्या था और सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग का केस क्या था। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी जैसे बताया कि भगत सिंह का एग्जीक्यूशन किया गया, उनके साथ साथ राजगुरु और सुखदेव भी थे। सॉरी, मैंने पिछली बार बोला था कि चंद्रशेखर आज़ाद थे, वो चंद्रशेखर आज़ाद नहीं, जो उनका एग्जीक्यूशन के टाइम पे भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव थे। ठीक है, इसलिए हम 23 मार्च को एक मार्टियर्स डे और शहीद दिवस या सर्वोदय डे भी बोलते। ठीक है, इन ऑनर ऑफ अ भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। अगर पॉलिटिकल आइडिया देखा जाए, भगत सिंह किसको फॉलो करते थे, तो जो भगत सिंह थे वो नॉट ओनली ही वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश, कि ब्रिटिश से ही हमको आज़ादी चाहिए। उनका उनका मानना ऐसा भी था कि उनका डिज़ायर ऐसा था कि उनको आज़ादी, जैसे पॉवर्टी हो गई, ठीक है, अनटचेबिलिटी हो गई, या जो कम्युनल स्ट्रिप्स है, ठीक है, इन सारे जो डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लोटेशन फेस करते हमारे कंट्री में, इन सारे चीज़ों से भी वो आज़ादी चाह देते। ठीक है, इस तरीके से हमने भगत सिंह की जो न्यूज़ थी उसको कवर कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे उनका फ़ोटो भी दिया है। ठीक है, and regarding the next news, silent feature of Indian society, diversity of India, NSO time यूज़ सर्वे। तो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, ठीक है, दैट इज़ NSO, उन्होंने एक विंग है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की। ठीक है, उन्हें फर्स्ट टाइम एक सर्वे मतलब उन्होंने मतलब एक कंडक्ट किया था। ठीक है, दैट इज़ टाइम यूज सर्वे, TUS, इन इंडिया। ठीक है, उन्होंने सर्वे किया था ड्यूरिंग द जनवरी टू दिसंबर 2019 में। ठीक है, इस सर्वे का मतलब सर्वे के बारे में जानते हैं तो प्राइमरी सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये मेजर करते थे जो पार्टिसिपेशन था ऑफ अ मेंस एंड वुमेन इन पेड एंड अनपेड एक्टिविटी। ठीक है, जो भी पेड और अनपेड एक्टिविटी होती है उसमें पार्टिसिपेशन कितना है मेंस का एज वेल एज वुमेन्स का, वो देखना चाहते थे। ठीक है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट देखा जाए तो इट इज़ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द टाइम्स पेड इन अनपेड केयरिंग एक्टिविटी, वॉलंटियर वर्क्स, अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज, प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ अ हाउस होल्ड मेम्बर्स। इसका ऐसा था कि जो भी ये जो सर्वे कंडक्ट किया जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाएगा। ठीक है, किसका, कि जो भी अनपेड एक्टिविटीज़ है, जैसे कि डोमेस्टिक वर्क्स हो गया। ठीक है, डोमेस्टिक वर्क्स में हम जैसे जानते हैं कि कोई पेड नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो घर का एक काम होता है। उसके बाद देखा जाए तो केयर टेकिंग एक्टिविटीज़ जो है उसमें भी, ठीक है, इन सारे एक्टिविटीज़ की भी इंफॉर्मेशन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ये सर्वे। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन अ टाइम स्पेड लर्निंग, सोशलाइजिंग, लेक्चरल एक्टिविटी, सेल्फ केयर टेक एक्सेट्रा बाय द हाउस होल्ड मेम्बर। ठीक है, अभी इन सारे को भी फैक्टर्स कंसिडर करके ये सर्वे किया गया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं कि एवरेज टाइम स्पेंडिंग ये सर्वे के इन्फॉर्मेशन क्या है। तो सर्वे के अकॉर्डिंग क्या फाउंड हुआ कि जो वुमेन्स है, ठीक है, एवरेज जो इंडियन वुमेन्स है वो 243 मिनट्स जो है, ठीक है, अबाउट 4 आवर्स ले लिया जाए, ठीक है, वो स्पेंड करती हैं, ठीक है, इन द हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। ठीक है, एज कम्पेयर टू द एवरेज 25%, सॉरी 25 मिनट्स। ठीक है, 25 मिनट्स ऑलमोस्ट जो है 10 टाइम कम है। ठीक है, 243 मिनट्स का जो वो मेंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है कि जो इंडियन वुमेन्स है, ठीक है, 19.5% ऑफ टाइम एंगेज इन अनपेड डोमेस्टिक एक्टिविटी। ठीक है, उनका जो मैक्सिमम टाइम है, ठीक है, 19.5%, वो सब एक्टिविटीज़ कहाँ पे, मतलब वुमेन्स का टाइम कहाँ पे स्पेंड होता है, जो भी डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ होते हैं, अनपेड केयर टेकर सर्विसेज में वुमेन्स का टाइम जाता है। ठीक है, अभी हमने ये 2 पॉइंट्स देख लिया। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है
कि मेंस की अगर कंपैरिजन देखें तो 2.5%, ठीक है, 24 आवर्स में से, ठीक है, 24 आवर्स में से सिर्फ 2.5% जो है टाइम जो है मेंस मेनली इस एक्टिविटीज़ में वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जैसे सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ लाइक स्लीपिंग, ईटिंग, तो इस सारी जो खुद की केयर करने वाली जो एक्टिविटीज़ है उसमें जो मेंस का जो टाइम है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वुमेंस, ठीक है, यहाँ पे दिया है। एंड द नेक्स्ट वन अगर देखा जाए, अगर रिलेशन इस एक्टिविटीज़ का रिलेशन अगर देखा जाए एज से, तो ऐसा पाया गया है कि जो 60, ठीक है, 60 के ऊपर जो वुमेन्स है, ठीक है, उनका शार्प डिक्लाइन है इन द केस ऑफ अ डोमेस्टिक वर्क बर्डन, ठीक है। और जो मेन्स है उनका ज़्यादा टाइम जाता है इन द डोमेस्टिक वर्क जो 60 के अब हो, ठीक है। ये भी एक जो फाइंडिंग है इन्होंने देखी है। अदर की फाइंडिंग देखा जाए तो टोटल परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पॉपुलेशन, अभी टोटल परसेंटेज कितना है एम्प्लॉयड पॉपुलेशन का, तो देखा जाए तो 2% ऑफ अ पर्सन हु वेयर ऑफ अ एज ऑफ 6 ईयर और अबोव वेयर एंगेज इन एम्प्लॉयमेंट एंड रिलेटेड एक्टिविटी इन द कंट्री इन 2019, ठीक है। 2019 में देखा गया है कि 2% जो पर्सनस है, ठीक है, जिसकी एज 6 या 6 से अबव हो, वो एंगेज है जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटी है उसके। अगर प्रोपोर्शन देखा जाए मेल और फीमेल का, ठीक है, तो इसमें ऐसा देखा गया है कि जो 57.3% जो है मेल्स वो एंगेज है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। और वुमेंस का प्रोपोर्शन देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है, 18.4% है, ठीक है। अगर वुमेन्स इन रूरल एरिया, अभी रूरल एरिया की वुमेन्स की क्या कंडीशन है, तो प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन्स एंगेज इन एम्प्लॉयमेंट एंड रिलेटेड एक्टिविटी एट 19.2% कंपेयर टू द 16.7% इन सिटीज़। तो 19.2% वुमेन का ये जो है एक्टिविटीज़ जो एम्प्लॉयमेंट और रिलेटेड एक्टिविटीज़ में एंगेज है रूरल एरिया के, टू द 16.7% इन द सिटीज़ का कंपेयर देखा जाए तो, ठीक है। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स above the age of a 6 year engaged in the gainful employment or related activity was higher in cities at 59.8 compared 56.1% in the rural areas, ठीक है। तो जो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, जहाँ से हमें कुछ मतलब अर्न करते हैं, ठीक है, ऐसे टाइप के एम्प्लॉयमेंट में जो मेल का पॉपुलेशन है, ठीक है, वो सिटीज़ में ज़्यादा है, ठीक है, इतना है एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरिया में, ठीक है। अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज का देखा जाए तो 53.2% जो पार्टिसिपेंट हैं इन द सर्वेज वेयर एंगेज इन द अनपेड डोमेस्टिक सर्वे, ठीक है। ये जो सर्वे कंडक्ट किया था उसमें से 53.2 जो परसेंट है वो मेनली जो है अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज में एंगेज है, ठीक है। अगर प्रोपोर्शन देखा जाए फीमेल और मेल का देखा जाए तो जो मेल है वो 26.1% तक है और जो फीमेल का कंट्रीब्यूशन है 81.2% है, ठीक है। और दस दिस फिगर फॉर बोथ मेन एंड वुमेन इज़ हायर इन द रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में ये जो रेशियो है, ये जो फिगर है इसका सर्वे का, ठीक है, वो ज़्यादा मिलता है, ठीक है। पीपल एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स फॉर अ ओन फाइनल यूज़, 1% ऑफ द कंट्री, द प्रोपोर्शन ऑफ सच मेल्स वॉज 14.3% वाइल इट वॉज 20% इन द वुमेन कंट्री, ठीक है। अगर जो पीपल एंगेज होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड फॉर द ओन फाइनेंशियल यूजेस के लिए, तो इनका प्रोपोर्शन इस तरीके से है कि, ठीक है, जो मेल्स का है 14.3% और जो फीमेल का देखा जाए तो 20%, ठीक है। इस तरह इस फिगर में भी वही दिया है, स्टैटिस्टिक डाटा है, ठीक है। ये यहाँ पे दिया है कि कितने परसेंट वुमेन्स एंगेज है, कौन से एक्टिविटीज़ में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, वो इसमें दिया है, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग GS2 पेपर इशू रिलेटेड टू द हेल्थ, सेकेंड नेशनल सीरो सर्वे, ठीक है। तो सेकेंड नेशनल सीरो सर्वे, ठीक है, इसकी जो रिपोर्ट है, ठीक है, ये सर्वे जो है वो कंडक्ट किया गया था और इसकी जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ हो गई है, या इसकी जो रिज़ल्ट है वो रिलीज़ हो गया है। एंड वो रिलीज़ कौन करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च थ्रू वो रिलीज़ होता है। अभी क्या है, सीरो सर्वे क्या होता है, दे आर कंडक्टेड बाय ड्रॉइंग ब्लड सैंपल एंड चेकिंग फॉर अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ एंटीबायोटिक कॉल IgG दैट अपीयर्ड विथिन 2 वीक ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। जब 2 वीक हो जाते हैं किसी भी टाइप के इन्फेक्शन के बाद, तो क्या होता है, जो ब्लड सैंपल को कलेक्ट करना, उसके बाद उसको स्पेसिफिक जो क्लास होती है एंटीबायोटिक की जिसको हम IgG बोलते हैं, ठीक है, उसका चेक करना, इस चेकिंग के लिए हमको ये सर्वे कंडक्ट करना पड़ता है, दैट इज सीरो सर्वे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस
yet unclear how long antibiotic detectably persist in the body. Their presence only indicate past exposure to and not presence of the virus. ठीक है, ये जो सर्वे है इससे हमें पता चला कि मतलब हमें हमें इतना तो नहीं पता चला कि कितने टाइम तक एंटीबायोटिक या जो भी है पर्टिकुलर पर्सन के अंदर में रहती है, पर ये जो सर्वे है ये इंडिकेट क्या करता है, जो पास्ट एक्सप्लोरर हुआ था पर्टिकुलर वायरस का, नॉट कितना मतलब कौन सा वायरस या क्या वायरस प्रेजेंट है पर्टिकुलर बॉडी में। ठीक है, फाइंडिंग क्या हुई इस सर्वे का, ठीक है, ये स्टैटिस्टिक डाटा है। मैं एक जस्ट आपको रीड करके बता देती हूँ कि अराउंड 7% ऑफ इंडियन एडल्ट पॉपुलेशन में बी एक्सपोर्ट टू द नोवेल कोरोना वायरस टिल द लास्ट फोर्थ ऑफ अगस्त। ठीक है, तो 7% का जो पॉपुलेशन है मतलब अडल्ट पॉपुलेशन है वो एक्सपोज हुआ था, ठीक है, अगस्त में। ठीक है, उसके साथ साथ इट इज़ रफली अ 10 फोल्ड जंप इन द नंबर। ठीक है, अगर जो लास्ट टाइम जो सर्विस किया था उसका कंपैरिजन देखा जाए तो 10 गुना, ठीक है, 10 फोल्ड जंप का ये जो इस सर्वे का जो रिजल्ट है वो 10 टाइम ज़्यादा दिखाई दे गया है। ठीक है, और ये सर्वे जो हुआ था वो 70 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 21 स्टेट्स में कंडक्ट किया गया था। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट सर्वे में क्या हुआ था, देयर वर 82 to 130 इन्फेक्शन फॉर एवरी कन्फर्म कोविड-19 पॉजिटिव केसेस। ठीक है, इन्फेक्शन देखा जाए तो 82 to 130 इन्फेक्शन था। ठीक है, और दैट नंबर हैज़ ड्रॉप टू 26 to 32 इन्फेक्शन। ठीक है, ये जो नंबर है वो ड्रॉप हो गया है। ठीक है, हाउएवर द नंबर ऑल्सो सजेस्ट दैट द कंट्री स्टिल हैज़, ठीक है, अगर ये नंबर और बता रहा है कि कंट्री में मतलब अभी भी ऐसा बोल सकते कि ओवरवेलिंग मेजोरिटी है जो पॉपुलेशन है पीपल्स का, कि वो अभी तक एक्सपोज नहीं हुए हैं इस वायरस से। ठीक है, और द कंट्री वाइड प्रिविलेंस ऑफ द वायरस वॉज सिमिलर, सो दैट in the United States with around 9.3, Brazil and Spain has a prevalence of 22.8 and 4.6। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक दिया है इन पर्टिकुलर कंट्रीज़ का। ठीक है, सीरोलॉजिकल टेस्ट, अभी सीरोलॉजिकल टेस्ट के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, ये टेस्ट जो है, लुक एट द ब्लड सीरम, द फ्लूइड पार्ट ऑफ अ प्लाज्मा दैट इज लेफ्ट आफ्टर सेल हैज़ कोगुलेटेड। ठीक है, सो कोगुलेटेड मतलब क्या होता है, कोई भी एक ब्लड का जब एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोगुलेशन। तो जब, ठीक है, ब्लड सीरम जो फ्लूइड पार्ट में होता है ऑफ अ प्लाज्मा, उतना जो पार्ट रह गया है, ठीक है, आफ्टर द सेल हैज़ कोगुलेटेड, जब सेल कोगुलेटेड हो जाती है, ठीक है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है पर्टिकुलर ब्लड हम बोल सकते हैं या लिक्विड जो फ्लूइड होता है। ठीक है, तो वो होने के पहले मतलब जो भी पार्ट बच जाता है, ठीक है, ब्लड सीरम जो बच जाता है, द फ्लूइड पार्ट ऑफ अ प्लाज्मा, उसको हम बोलते हैं सेरोलॉजिकल टेस्ट। इट टेल अस अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक। ठीक है, ये क्या बताता है हमको, एंटीबायोटिक का प्रेजेंस बताता है। एंड द साइंटिस्ट आर येट टू कन्फर्म हाउ इफेक्टिव सार्कोविक 2 एंटीबायोटिक, ठीक है, ये अभी मतलब जो सार्कोविक 2 के एंटीबायोटिक है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, इसके बारे में मतलब ये कंफर्मेशन नहीं है कि कितना इफेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ टेस्ट दिए हैं, टेस्ट के बारे में पता है, जैसे हमें पता है कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसका रिजल्ट 10 to 30 मिनट्स में आ जाता है। ठीक है, जो एक टेस्ट होती है, सैम्पल टेस्ट होती है, जिसमें कलर चेंज होता है उस पर्टिकुलर जो टेस्टिंग मटेरियल होता है उसका। ठीक है, उसके बाद है एंजाइम लिंक सोबेटिंग एसिस। ठीक है, ये भी एक टेस्ट है जिसको 2 to 5 आवर्स लगते हैं उसका रिजल्ट आने को। ठीक है, और एक टेस्ट दिया है। ठीक है, इस तरीके से 3 टेस्ट के बारे में यहाँ पे दिया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी ये जो सारे टेस्ट हैं इसमें भी क्या होता है कि कलर वेरिएशन आता है। ठीक है, सैम्पल की कलेक्ट किया जाता है, उसमें कलर वेरिफिकेशन आता है, और पर्टिकुलर जो केमिकल है वो ऐड करने के बाद वो कलर वेरिफिकेशन दिखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ठीक है, लाइट गिविंग केमिकल ऐड है। ठीक है, यहाँ पे एक केमिकल ऐड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ऐसा कलर दिखाई देता है, और यहाँ पे मतलब इस टेस्ट में दूसरा केमिकल ऐड किया जाता है। इस तरीके से टेस्ट दिए हैं। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट एक न्यूज़ है कि महाराष्ट्र मॉडिफाइड फॉरेस्ट राइट एक्ट। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि महाराष्ट्र ने रिसेंटली जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2016 का, ठीक है, उसको मॉडिफाई किया है। ठीक है, नोटिफिकेशन इशू किए गए हैं गवर्नर से, जिनकी पावर जो दी है, ठीक है, इन द शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी मॉडिफिकेशन क्या लाया पहले वो बता देती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ कि शेड्यूल 5 क्या है और गवर्नर को कौन सी पावर दी गई है। तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन जो लाया है, इट इनेबल्स द ट्राइबल एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग फैमिलीज टू बिल्ड हाउसेस इन द नेबरहुड फॉरेस्ट एरिया। तो जो भी ट्राइबल्स या जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, तो उनको एक मतलब
उनको अभी चांस मिला है या उनको अभी राइट मिला है कि वो भी जो फॉरेस्ट नेबरिंग एरियाज़ है, ठीक है, तो वहाँ पे वो अपना घर बना सकते हैं। अभी सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो डिसीजन है ये रिलीफ देगा तो जो शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, जो भी शेड्यूल कास्ट पीपल्स है उनको एक रिलीफ देगा, ठीक है। ट्रेडिशनली जो फॉरेस्ट डेलिंग फैमिलीज़ हैं उनको रिलीफ देगा कि वो अपनी जो शेड्यूल एरियाज़ है या अपना जो फॉरेस्ट एरियाज़ है वहाँ पे अपना घर बना सके, ठीक है। तो एम क्या है, इससे क्या होगा, इट प्रिवेंट द माइग्रेशन ऑफ अ फॉरेस्ट ड्वेलिंग फैमिलीज आउटसाइड देयर नेटिव विलेज एंड प्रोवाइड देम हाउसिंग एरियाज फॉर एक्सटेंडिंग द विलेज साइट इनटू द फॉरेस्ट लैंड इन देयर नेबरहुड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये प्रिवेंट करेगा जो भी माइग्रेशन होता है फॉरेस्ट ड्वेलिंग फैमिलीज़ का, वो बस अपने मतलब जो नेटिव विलेज है वहाँ पे रह सकेंगे, ठीक है। उनका जो माइग्रेशन है उसको प्रिवेंट कर जाएगा, मतलब कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी देखिए जाता है कि फिफ्थ शेड्यूल क्या है। तो फिफ्थ शेड्यूल जो है, जैसे हम जानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत एक इंपॉर्टेंट शेड्यूल रहा है अब तक का, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे अच्छे प्रोविज़न है, ठीक है, जो भी शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल टाइप्स है उनके लिए, ठीक है, जो भी माइनॉरिटीज़ है उनके लिए। तो देखा जाए तो इस शेड्यूल में क्या दिया है, इट एडमिनिस्टर्स एंड कंट्रोल द शेड्यूल एरिया एज वेल एज द शेड्यूल ट्राइब्स रिसाइडिंग इन एनी स्टेट अदर दैन द, ठीक है। ये क्या करता है फिफ्थ शेड्यूल, जो एडमिनिस्टर करता है एंड कंट्रोल करता है जो भी शेड्यूल एरियाज़ हैं एज वेल एज जो शेड्यूल टाइप्स हैं जो रिसाइड करते हैं इन एनी स्टेट, ठीक है। अभी कौन सी स्टेट को, अदर दैन द सम स्टेट, अभी कौन सी स्टेट है वो, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम को छोड़ के, दैट इज एटीएम, ठीक है। हम बोल सकते हैं ATM। अगर उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको लर्न करना होगा तो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, ठीक है। अगर मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म बता दिया याद करने का कि शेड्यूल फिफ्थ में कौन से एरियाज आते हैं, ठीक है। अभी प्रोविजन क्या दिया है शेड्यूल फिफ्थ में, तो सबसे पहला प्रोविजन क्या है, जो गवर्नर होता है, ठीक है, जो गवर्नर होता है पर्टिकुलर स्टेट का, हैविंग द शेड्यूल एरिया, तो वो क्या करता है, शाल एनुअली, ठीक है, वो एनुअली क्या करेगा, जो भी रिपोर्ट है, ठीक है, रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ शेड्यूल एरिया वो सबमिट करेगा टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, वो प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा। और जो यूनियन गवर्नमेंट शाल हैव एग्जीक्यूटिव पावर टू गिव अ डायरेक्शन टू द स्टेट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ शेड्यूल एरिया, जो शेड्यूल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो यूनियन गवर्नमेंट क्या है वो स्टेट को डायरेक्शंस दे सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो शेड्यूल एरिया में ऐसा भी एक प्रोविजन है कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट भी कर सकते हैं, ये भी एक प्रोविजन है फिफ्थ शेड्यूल में, ठीक है। उसके बाद जस्ट अ मिनट, अब क्या दिया है, नेक्स्ट क्या है, कंपोजिशन अगर देखा जाए तो कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 20 मेंबर ऑफ हुम 3/4 शाल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ शेड्यूल ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, ठीक है। तो कंपोजिशन देखा जाए तो 2/3 जो होता है, ठीक है, 2/3 सॉरी 20 मेंबर्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें से मतलब हम बोल सकते हैं कि 2/3 जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं शेड्यूल एरिया के लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। इफ़ द मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव जो रिप्रेजेंटेटिव है शेड्यूल ट्राइब्स के तो लेजिस्लेटिव असेंबली में कम हो तो उस टाइम पे क्या होता है, लेस देन द नंबर ऑफ अ सीट्स, जितने सीट्स है उससे कम हो इन द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टू बी फिल्ड बाय सच रिप्रेजेंटेटिव, तो जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है वो उस रिप्रेजेंटेटिव की या जो वैकेंट सीट है उसको भर सकते हैं। अगर फंक्शन देखा जाए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का, शैल एडवाइस ऑन सच मैटर पिटेनिंग टू द वेलफेयर एंड द एडवांसमेंट ऑफ अ शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, जो भी शेड्यूल ट्राइब्स है उनके वेलफेयर के लिए, एडवांसमेंट के लिए जो भी मेजर्स है वो लेते हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। गवर्नमेंट में रूल प्रिसाइडिंग और रेगुलेशन, ठीक है, गवर्नर के पास भी पावर होती है कि वो काफ़ी जो रूल्स हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। जो नंबर ऑफ अ मेंबर्स ऑफ अ काउंसिल, द मॉडिफिकेशन, अभी कहाँ पे मतलब क्या रेगुलेशन या क्या पावर से गवर्नर के पास कि जो भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं काउंसिल के, ठीक है, जो मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट होता है, जो चेयरमैन होता है, इन सब का जो अपॉइंटमेंट रिलेटेड केस है वो भी गवर्नर ही देखता है। द नेक्स्ट वन इज़ गवर्नर में जो गवर्नर के पास और पावर होती है कि जो पब्लिक नोटिफिकेशन है, ठीक है, पब्लिक नोटिफिकेशन रिलेटेड या एक्ट रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है उन सारे का भी जो एक्सेप्शनल है या मॉडिफिकेशन है इन सारे सब्जेक्ट्स को भी गवर्नर देखता है। उसके बाद गवर्नर में ऑल्सो मेक रेगुलेशन फॉर पीस एंड गुड गवर्नेंस, ठीक है, गुड गवर्नेंस और पीस मेंटेन करने के लिए शेड्यूल एरिया में जो रेगुलेशन बनाया जाता है वो भी गवर्नर के पास भी पावर होती है उसके लिए, ठीक है। उसके साथ साथ इट मेक रेगुलेशन, गवर्नर में अपील और अमेंड एनी एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन ऑफ अ स्टेट और एनी एग्जिस्टिंग लॉ आफ्टर ऑब्टेनिंग असेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट से अपॉइंट मतलब असेंट मिल गए तो गवर्नर जो है वो मतलब कोई भी जो पार्लियामेंट के एक्ट है या लेजिस्लेचर है उसमें भी वो चेंजेस ला सकता है, ठीक है। इस तरीके से हमने देख लिया, ठीक है। अभी शेड्यूल जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ठीक है, वो इनेक्ट हुआ था 2006 में, ठीक है, 2006 में हुआ था।
और उसका इफेक्ट ही इट केम इनटू इफेक्ट इन 2008, ठीक है, 2008 में इफेक्ट आया था। अगर वो लैंडमार्क कंसिडर एज अ लैंडमार्क पीस ऑफ अ लेजिस्लेशन, ठीक है, क्योंकि ये एक अटेम्प्ट रहा है जो हिस्टोरिकल इंजस्टिस फेस करते थे जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, ठीक है, जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो भी हिस्टोरिकल इंजस्टिस वो फेस करते थे, ठीक है, उसको मतलब उससे छुटकारा मिलने का एक बहुत बड़ा एक अटेम्प्ट रहा है, ठीक है। इसलिए ये एक्ट जो है एक लैंडमार्क जजमेंट हम बोल सकते हैं, लैंडमार्क एक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी इंडिविजुअल राइट्स है, ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स हो या कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट हो, उसका भी जो प्रोविजन है ये इस एक्ट से ही मिला है, ठीक है। अगर इंडिविजुअल राइट्स का देखा जाए तो एनी पर्सन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल टाइप, ठीक है, जो भी पर्सन शेड्यूल टाइप से बिलोंग करता है कैन क्लेम अ राइट टू लिव एंड कल्टिवेट अप टू 4 हेक्टर if he occupied it and depend on its all on it as of December 30, 2005, ठीक है, December 2005 से, ठीक है, जो भी ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो क्लेम कर सकते हैं, जो भी शेड्यूल टाइप का पर्सन है वो क्लेम कर सकते हैं दैट ही हैज़ अ राइट टू लिव एंड कल्टिवेट इन द 4 हेक्टर्स ऑफ अ लैंड, ठीक है। और कम्युनिटी राइट्स का भी कुछ इसी तरह का प्रोविजन है कि एक्ट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ अ ग्राम सभा ओवर फॉरेस्ट लैंड विद इन द विलेज बाउंड्री और अ सीजनल यूज ऑफ अ लैंडस्केप फॉर द पेस्टोरिंग कम्युनिटीज़, ठीक है, जो पेस्टोरल करते हैं, ठीक है, जो कम्युनिटीज़ हैं उनको भी राइट दिया है कि वो जो भी एरिया है वहाँ पे पेस्टोरिंग के लिए जा सकते हैं। एंड एक्ट रिकॉग्नाइज करता है कि राइट जो है वो ग्राम सभा को मतलब ऑफर किया है, ठीक है। इस तरीके से जो गेजिंग राइट होते हैं या वाटर बॉडीज़ या राइट टू प्रोटेक्ट द कम्युनिटीज़, ठीक है, ऐसे भी जो कम्युनिटी रिलेटेड फॉरेस्ट राइट है वो भी मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट इज़ पार्टनरशिप फॉर मैरिटनल न्यूबॉर्न एंड अ चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। तो जो इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री है रिसेंटली उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, इसमें, ठीक है, जो पार्टनरशिप फॉर मैरिटनल न्यूबॉर्न एंड अ चाइल्ड हेल्थ केयर में, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू किया गया है। एंड जो इवेंट था वो होस्ट किया गया था वाइट रिबॉन अलायंस एंड एवरी वुमेन एवरी चाइल्ड, इनके थ्रू जो ये होस्टिंग थी या जो वीडियो कॉन्फ्रेंस थी उसको होस्ट किया गया था। एंड द थीम दिस नेचर वॉज इफोर्ट टू प्रोटेक्ट हार्ड अर्न गेन इन द फील्ड ऑफ रिप्रोडक्शन मैरिटल एंड चाइल्ड हेल्थ फ्रॉम द कोविड-19 पेशेंट, ठीक है। तो जो भी कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है तो इस मतलब इस टाइम पे जो भी रिप्रोडक्शन या मैरिटल या हेल्थ के सॉरी चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, जो भी इस रिलेटेड जो फील्ड में जो भी आते हैं, ठीक है, जो भी एक्सपेक्ट आते हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने का जो एम था इस साल की थीम में इंक्लूड था, ठीक है। अबाउट अभी इस जो ये पार्टनरशिप है इसके बारे में जानते हैं। पार्टनरशिप फॉर मैरिटल न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है, ये लॉन्च हुई थी 2005 में, ठीक है। एक अलायंस है मोर देन 1000 ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 77 कंट्रीज़ का है, फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैरिटल न्यू बॉर्न चाइल्ड एडोल्सन हेल्थ केयर कम्युनिटीज़ है, ठीक है। कौन से कम्युनिटीज़ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मैरिटल न्यू बॉर्न चाइल्ड एडोल्सन हेल्थ केयर कम्युनिटीज़, ठीक है, इन सारे सेक्टर्स से, ठीक है, 1000 ऑर्गेनाइजेशन का ये जो पार्टनरशिप प्रोग्राम है, ठीक है। विजन एंड गोल देखा जाए तो वेयर आउटलाइन द दिल्ली डिक्लेरेशन, ठीक है, लैंडमार्क स्टेटमेंट डेवलप बाय पार्टिसिपेंट ऑफ लाइव्स इन बैलेंस पार्टनरशिप मीटिंग ऑफ मैरिटल न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हेल्थ इन न्यू दिल्ली इंडिया 7 to 9 April 2005, सॉरी 2005। गवर्नेंस देखा जाए तो पार्टनरशिप इज गवर्न बाय एनी, एक बोर्ड है उससे गवर्न की जाते हैं और एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द सेक्टरल secretarial hosted at a United हेल्थ सॉरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड। रोल और फंक्शन देखा जाए तो ये जो पार्टनरशिप है वो प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अलाइन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, स्ट्रेटेजिक एंड रिसोर्सेज एंड एग्री ऑन इंटरवेंशन टू इम्प्रूव मैरिटल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करती है। नेक्स्ट इज नमामि गंगे प्रोग्राम GS3 पेपर, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने 6 मेगा प्रोजेक्ट उत्तराखंड में उन्होंने इनॉग्रेट किए हैं, ठीक है, अंडर द नमामि गंगे, ठीक है। द 6 सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, 6 सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ये इनॉग्रेशन हुआ है, ठीक है। अभी नमामि गंगे प्रोग्राम क्या है, जो नमामि गंगे एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है एंड अप्रूव्ड एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम इन जून 2014, ठीक है, जून 2014 में एक फ्लैगशिप प्रोग्राम करके अप्रूव हो गया था, ठीक है। इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव देखा जाए ऑफ इफेक्टिव अबेटनेस ऑफ अ पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन एंड
रीजेन्युएशन ऑफ अ नेशनल रिवर गंगा, ठीक है, जो अपना नेशनल रिवर है गंगा, ठीक है, उसका जो पॉल्यूशन है, कंजर्वेशन एंड रीजेन्युएशन को इफेक्टिव मतलब लाने के लिए, ठीक है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑपरेट किया जाता है बाय द जल शक्ति मिनिस्ट्री, ठीक है, जल शक्ति मिनिस्ट्री थ्रू ऑपरेट किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन देखा जाए, द प्रोग्राम इज बिंग इम्प्लीमेंटेड नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा, ठीक है, जो नेशनल मिशन है क्लीन गंगा इसके अंडर में इम्प्लीमेंट होता है। एंड द काउंटर ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप, ठीक है, इनके थ्रू भी इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। जो नेशनल मिशन है फॉर क्लीन गंगा, ठीक है, इज इम्प्लीमेंट, ये किसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये इम्प्लीमेंट किया जाता है नेशनल गंगा काउंसिल, जो अभी मतलब 2016 वो सेट हुई थी और अभी वो रिप्लेस हो गई है, ठीक है, जो नेशनल गंगा काउंसिल है उसका रिप्लेसमेंट हो गया है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी से, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेशनल गंगा काउंसिल वॉज क्रिएटेड इन अक्टूबर 2016 अंडर द रिवर गंगा रिजुनिवेशन प्रोटेक्शन मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑर्डर 2016 के इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो नेशनल गंगा काउंसिल को बनाया गया था, ठीक है। वो हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, ठीक है। इनको जो फंडिंग दी जाती है वो भी सेंट्रल फंडेड होती है, ठीक है, 20,000 करोड़ की फंडिंग है, ठीक है, जिसमें 288 प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, ठीक है। मेन पिलर्स देखे जाए जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है उसके, तो देखा जाए तो 8 पिलर्स है, ठीक है। अभी कौन से पिलर है, सबसे पहले है सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, रिवर्स सरफेस क्लीनिंग, अफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट मॉनिटरिंग, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, पब्लिक अवेयरनेस, गंगा ग्राम, ठीक है। ये जो 8 ऑब्जेक्टिव है नमामि गंगे प्रोग्राम के या 8 पिलर से, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गंगा का फ्लो होता है, ठीक है, इस यहाँ पे जो ब्लू कलर में दिया है वहाँ से हम गंगा का जो फ्लो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट इज फैक्ट फ्रॉम प्रीलिम्स, अभी प्रीलिम्स रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो डिस्कस करते हैं। 5 फैक्ट्स है। सबसे पहला है कि ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल, ठीक है, एक इट इज़ अ रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल थिंक टैंक है, ठीक है, एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल थिंक टैंक है जो इनिशिएट बाय द पब्लिक स्पिरिट individual to wake further issues of a national interest and global concerns about terrorism and the threat of a ह्यूमैनिटी और ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है। एक जो इंटरनेशनली एक नॉन प्रॉफिट ये है थिंक टैंक है, ठीक है, जो मेनली इश्यूज़ है, ठीक है, टेररिज्म रिलेटेड या जो भी ह्यूमन सिक्योरिटीज़ रिलेटेड जो थ्रेट है उसके बेसिस उनको डील करने के लिए इसका जो है फॉर्मेशन है, ठीक है। एक पब्लिक स्पिरिट इंडिविजुअल थिंक टैंक है, ठीक है। मेंबर्स देखा जाए बिलोंग्स टू द डिफरेंट फैकल्टीज़, ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेस या डिफरेंट फैकल्टीज से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हो गए, एकेडमिशियन हो गया, ऑफिसर फ्रॉम द आर्म फोर्सेज, पैरा मिलिट्री फोर्सेस हो गया, ठीक है, जो भी डिप्लोमेट्स है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चर्स हो गए, मीडिया रिलेटेड पर्सनस हो गए, ठीक है, जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स हो गए या कोऑपरेटिव हेड्स हो गए, इन सारे जो डिफरेंट फील्ड्स के जो मेंबर्स है इसमें जो इंटरनेशनल जो थिंक टैंक है इसके मतलब पार्टिसिपेंट है या मेंबर्स है, ठीक है। अभी न्यूज़ में क्या था, तो इंटरनेशनल एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2020 वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज बाय द ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल, ठीक है। ये जो है रिसेंटली न्यूज़ में होना का रीज़न था कि जो इंटरनेशनली एनर्जी कॉन्फ्रेंस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी 2020, वो रिसेंटली ऑर्गेनाइज की थी बाय द ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल के उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। गंगा अवलोकन, ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट म्यूजियम ऑन अ रिवर लोकेटेड एट द चंदी घाट इन द हरिद्वार, ठीक है। ये एक फर्स्ट म्यूजियम है, ठीक है, जो कहाँ पे लोकेट करता है, चंदी घाट इन द हरिद्वार, ठीक है। ये इनॉग्रेट हुआ था रिसेंटली, ठीक है, एक फर्स्ट म्यूजियम है, ठीक है, फर्स्ट म्यूजियम ऑन द रिवर, ठीक है, गंगा अवलोकन, ठीक है। एम क्या है, एट अ शोकेसिंग द कल्चरल बायोडाइवर्सिटी एंड रीजनरेशन एक्टिविटी डन इन द रिवर, ठीक है, जो भी कल्चरल हो बायोडाइवर्सिटी और रीजनरेशन एक्टिविटी होती है उसका प्रॉपरली शोकेस करना, ठीक है, इस ये म्यूज़ियम का या इस न्यू जो फर्स्ट म्यूज़ियम है, ठीक है, रिवर पे जो बिल्ड हुआ है उसका मेन एम है, ठीक है। श्रीलंका बैन कैटल स्लॉटरिंग, ठीक है, जो श्रीलंका गवर्नमेंट है उन्होंने जो प्रपोजल है जो बैन करता है कैटल स्लॉटरिंग का, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है, उन्होंने अप्रूव कर दिया है इन कहाँ पे, इन आइलैंड नेशन, ठीक है, आइलैंड नेशन के लिए। However, it decide to import beef for the benefit of those who consume it, ठीक है। जो कैटल स्लॉटरिंग है उसको बैन करने का प्रपोजल उन्होंने तो बंद कर दिया है, पर वो बीफ जो है, ठीक है,
हम जैसे पता है कि जो काऊ काऊ होता है उसका जो मीट होता है हम उसको बीफ बोलते हैं, ठीक है। तो उसका इम्पोर्ट जो है उसने स्टार्ट मतलब वो करेंगे इम्पोर्ट जो भी बीफ कंज्यूम करते हैं उनके लिए। सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए 2012 के या सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 20 मिलियन पॉपुलेशन है जो श्रीलंका में, तो 10% जो है उनमें से है वो बुद्धिस्ट है, 12.58% हिंदूज़ है, 9.66% मुस्लिम है, 7.62% क्रिश्चन है और 0.03% अदर कम्युनिटी है, ठीक है। इंडिया डेनमार्क एग्री टू एलिवेट रिलेशन टू द ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। जो हम जानते हैं कि इंडिया और डेनमार्क ने, ठीक है, जो उनकी ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको एलिवेट करने का सोचा है, ठीक है। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्या है? इट इज़ ए म्यूचुअली बेनिफिट एग्रीमेंट टू एडवांस द पॉलिटिकल कॉपरेशन, एक्सपांड इकोनॉमिक relation and green growth, create job and strengthen cooperation on addressing global challenges and opportunities with the focus on an ambitious implement on a Paris agreement and a UN sustainable development goal, ठीक है। इस पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो भी दो कंट्रीज़ है, ठीक है, तो जो हमारे इनिशियली हम जानते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जो क्लाइमेट या ग्रीन डील रिलेटेड है, ठीक है। जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था और जो यूएन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ठीक है, हमें जैसे जानते हैं कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है। तो ये सारे को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी कंट्रीज़ है उसमें प्रॉपरली कोऑपरेशन हो, ठीक है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक रिलेशन और ग्रीन ग्रोथ, उसके साथ साथ जो ये है सारे जो फैक्टर्स है वो कहीं ना कहीं जो न्यू जॉब्स है उसको क्रिएट करे, ठीक है। और जो ग्लोबल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं रिलेटेड टू द ग्रीन ग्रोथ, ठीक है, वो सारों को प्रॉपरली हैंडल करने के लिए या प्रॉपरली एडवांस करने के लिए ये जो पार्टनरशिप है वो डील करता है, ठीक है। इंडियन डेनमार्क पार्टनरशिप, ठीक है, ग्रीन डील के रिलेटेड, सॉरी, ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। मुंबई मैप इट्स बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा अटेम हुआ है कि मुंबई के एक सिटीजन ने, ठीक है, उन्होंने जो बायोडाइवर्सिटी मैप उन्होंने बनाया है, ठीक है। एक यहाँ पे एक फिगर दिया है बहुत अच्छे से, जो मुंबई है वहाँ पे कौन सी कहाँ पे क्या क्या बायोडाइवर्सिटी है वो वहाँ पे उन्होंने दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे उस मैप से आप देख सकते हो, ठीक है। अगर देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी मैप क्या शोकेस करता है, जो वाइल्ड लाइफ हॉटस्पॉट्स है, ठीक है, उसके साथ साथ मैंग्रोव फॉरेस्ट, अर्बन स्पेस, ग्रीन स्पेस एंड कवर ओवर 90 स्पीशीज़, ठीक है। 90 स्पीशीज़ जो इस सिटी में मिलते हैं उन सारा का जो है वो मैप में इम्प्लीमेंट मतलब मैप में दिखाया गया है। रोहन चक्रवर्ती, ठीक है, चक्रवर्ती, ये एक पॉपुलर नोन फॉर हिज वर्क अंडर द टाइटल ऑफ ग्रीन होमर्स द मैप इज़ अ मैन बिहाइंड दिस मैप, ठीक है। ये जो पर्सन है उन्होंने ये बनाया है मैप, ठीक है, ये जो पर्सन है उन्होंने बनाया है, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कैंपिंग बायोडाइवर्सिटी बाय द बे, ठीक है। ये जो मैप का बनाया गया है, ठीक है, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी मैप ऑफ बॉम्बे, ठीक है। ये कहा किसका पार्ट है? एक पार्ट है कैंपिंग ऑफ अ बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ बे, जो इनिशिएट किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अ मुंबई मैजिक, ठीक है। एक सिटीजन कलेक्टिव कंपराइजिंग मुंबईकर्स हु विश टू ब्रिंग द इशू ऑफ प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी टू द फोर फ्रंट, ठीक है। ये जो मतलब जो भी मुंबईकर्स का एक कलेक्टिव इनिशिएटिव्स है, ठीक है, जो डील मतलब मेनली उनका मेन एम क्या है, जो भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी उसको डील करने के लिए, ठीक है। और ये किसका पार्ट है ऑफ अ कैंपिंग बायोडाइवर्सिटी बाय बे, इनिशिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अ मुंबई मैजिक। द नेक्स्ट इज़ अबाउट एमिटी इंटरनेशनल। तो रिसेंटली जो एमिटी इंटरनेशनल है उन्होंने हॉल्ट किया है इंडियन ऑपरेशन फॉलोइंग द फ्रेजिंग ऑफ इट्स बैंक अकाउंट बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि काफ़ी सारे मतलब क्लैशेस बोल सकते हैं जो एमिटी इंटरनेशनल के साथ रहे हैं काफ़ी टाइम से इंडिया के, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो केसेस है अगेंस्ट द एमिटी इंटरनेशनल, ठीक है, एमिटी इंटरनेशनल पहले क्या होता है वो बता देती है और बाद में ये न्यूज़ में क्यों था वो बताती है, ठीक है। एमिटी इंटरनेशनल इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करते हैं मेनली रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है। ये इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंडक्ट रिसर्च एंड जनरेट एक्शन टू प्रिवेंट एंड एंड ग्रेव अब्यूज ऑफ अ ह्यूमन राइट एंड एंड अ डिमांड जस्टिस फॉर दोज हु ग्रांट राइट दैट हैज़ बिन वॉयलेटेड, ठीक है। तो ये सारे जो ह्यूमन राइट रिलेटेड किसी को मतलब कुछ उनके राइट वॉयलेट हुए हैं, ठीक है, इन सारे जो केसेस है, ठीक है, उस सारे से डील करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन वॉज अवॉर्डेड 1977 नोबल पीस प्राइज, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबल पीस प्राइज भी मिला था 1977 को, ठीक है। उनकी एक जो कैंपिंग थी, कैंपिंग अगेंस्ट टॉर्चर, उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उस कैंपिंग के द्वारा उनको जो नोबल ग्लोबल प्राइज भी पीस प्राइज भी मिला था, ठीक है।
एंड यूनाइटेड नेशन प्राइज़ भी मिला था इन द फील्ड ऑफ अ ह्यूमन राइट इन 1978। ठीक है, तो इससे हम जानते हैं कि ह्यूमन राइट के रिलेटेड फोकस करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इन दिस फील्ड। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एमएटी हैज़ अ सेकेंड लॉन्गेस्ट हिस्ट्री। तो जो ह्यूमन राइट के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनली, उसमें एमएटी जो इंटरनेशनल है उसका सेकेंड लॉन्गेस्ट हिस्ट्री रहा है। और आफ्टर द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ब्रॉडेस्ट नेम रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में होने का रीज़न क्या है, जो एमईटी इंटरनेशनल है उन्होंने इंडिया का जो ऑपरेशन है, ठीक है, उसमें हॉल्ट लाया है। ठीक है, उसको बंद किया है। ठीक है, और उन्हें क्यों, जैसे उन्होंने फ्रीजिंग ऑफ इट्स बैंक अकाउंट बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, जो एमईटी इंटरनेशनल से जो भी कंट्रीब्यूशन होते थे हमारी कंट्री में, तो उसको फ्रीज कर दिया था बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी ने। तो जिसके वजह से ऑन बिहाफ ऑफ दैट हम बोल सकते हैं कि जो एमईटी इंटरनेशनल है उन्होंने जो ऑपरेशन जो इंडिया में वो करते थे, ठीक है, जो भी उनको कंट्रीब्यूट करते थे, जो भी वो हैंडल करते थे, जो भी मतलब जो भी उनका वर्क था इंडिया में, तो वो उसको हॉल्ट कर दिया है। ठीक है, उसको बंद कर दिया या कुछ टाइम के लिए उसको स्टॉप कर दिया है। ठीक है, जो गवर्नमेंट केसेस अगेंस्ट एमईटी इंडिया ब्रॉडली रेस्ट ऑन टू इन्वेस्टिगेशन, वन अलाइंगिंग डिस्पेरेंसीज under foreign exchange management act and other case that is registered by the CBI aligned violation under FCRA। ठीक है, ये दो जो केसेस है इसके वजह से ये जो मेनली ये जो एमईटी इंटरनेशनल का हॉल्ट हुआ है ऐसा मानना है। ठीक है, ये पहला जो केस है अलाइनिंग द डिस्पेरेंसी अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और सेकेंड है रजिस्ट्रेशन बाय द सीबीआई अलाइनिंग वायलेशन अंडर द एफसीआरए। ठीक है, ये दोनों को मेन रीज़न ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आज जो हमारा डिस्कशन है उसको देख लिया। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।